गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025886। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। On selling a table for rupees 210 and 420, there will be loss L1% and L2% respectively. L1 minus L2 7. Then what is the cost price of table? देखिए हमें टेबल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो यहां से अगर अपन कॉस्ट प्राइस निकालें तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस है 210, तब लॉस हो रहा है L1% का। फिर क्या होगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस 420, लॉस हो रहा है L2% का। इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस है। 100 से 100 गया, 210 से गया एक बार, ये गया दो बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या जाएगा 200 माइनस 2L1 बराबर 100 माइनस L2। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो 2L1 माइनस L2 बराबर मेरे पास ये इधर आ जाएगा, क्या जाएगा 100। 2L1 माइनस L2 बराबर 100। L1 माइनस L2 हमारे पास क्या है 7 है। तो वहां से अगर अपन वैल्यू उठाकर रख दे L1 माइनस L2 7 है, तो L1 की वैल्यू क्या 7 प्लस L2। तो यहां अगर मैं रखूं 2 इंटू 7 प्लस L2 माइनस में L2 बराबर 100, तो 14 प्लस 2L2 माइनस L2 बराबर 100, तो L2 बराबर 86। यहां अगर सेकंड में 86% का लॉस हुआ तो बेचा कितने में 14% में। तो 14% में बेचा, 14% की वैल्यू 420 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है 100% की वैल्यू निकालें। 420 बटा में 14% वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 14 से गया 30 बार, 30 गुना 100 3000 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 3000 रुपये। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 6M61 इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? 6M61 11 से डिविजिबल है, तो क्या होगा M प्लस 1 और 6 प्लस 6 12, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल। अब देखो इनका डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 11 बनेगा नहीं, तो ये 11 होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 11 बराबर M प्लस 1, तो 1 बराबर M प्लस 1, तो M बराबर क्या आ जाएगा 0। तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 What is the compound interest for 1 year on a sum of rupees 18,000 at the annual rate of 12% per annum compounding half yearly? प्रिंसिपल दे रखा है 18,000 रुपये, रेट है 20%, टाइम है 1 साल, कैलकुलेशन हो रही है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कैलकुलेशन में रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल। तो रेट हो जाएगी 10%, टाइम हो जाएगी डबल, मतलब 2 साल। तो 18,000 रुपये का 10% से 2 साल का हम लोगों को क्या निकालना है, CA निकालना है। तो 18,000 का 10% 180, 180 का 10, 18,000 का 10% 1800, 1800 का 10% 180, 2 साल के लिए गुना करेंगे 2 1 से, तो क्या जाएगा 3600, 180 तो क्या जाएगा 3780। तो 3780 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 53 का सही आंसर क्या आ गया 3780। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 13,000 is divided among XYZ such that XYZ तीनों के अंदर टोटल कितने रुपए बांटने हैं 13,000 रुपए।
हमें कह रहा है x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से के 3 गुना के बराबर है और z के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो y का हिस्सा हमें बताना है कि कितना है। x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से के 3 गुना के बराबर और z के हिस्से के 4 गुना के बराबर। तो x y z का अगर अपन रेशो निकाले तो x की वैल्यू क्या आएगी 12, y की वैल्यू क्या आएगी 8, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 2 से फिर काट दें तो 6:4:3। तो हमें 13,000 रुपये को 6:4:3 में बांटना है। y की वैल्यू चाहिए टोटल 13,000, रेशो का टोटल 13, वैल्यू चाहिए 4 की। तो 1,000 गुना 4 क्या जाएगा 4,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। The bar graph given below shows the cost price and selling price of 4 article J, K, L, M। हमें इस ग्राफ के अंदर इनके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिखा रखे। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ J एंड K, J और K का एवरेज कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ L एंड M टुगेदर। J का कॉस्ट प्राइस 700, K का कॉस्ट प्राइस 900, दोनों का टोटल 1600, तो एवरेज कितना हुआ 800। L और M का सेलिंग प्राइस 600 और 800 1400, तो एवरेज सेलिंग प्राइस 700। अब हमें बताना है कि इनका कुल क्रय मूल्य इनके औसत विक्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है 100 अधिक है, किससे 700 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7% या 14.28%। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन इज 40 ईयर। 5 न्यू पर्सन विद द एवरेज एज ऑफ 35 ईयर ज्वाइन देम। द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल पर्सन। इनिशियली पर्सन है 35, इनकी एवरेज एज है 40 साल। 5 नए पर्सन आगे जिनकी एवरेज एज है 35 साल। तो मुझे सभी लोगों की एवरेज एज बतानी है कि क्या होगी। चलिए अब देखो ये पर्सन है जो, अगर मैं इसको 5 से काट दूं, ये गया 7 बार, ये गया 1 बार, तो 7 लोग अगर हैं 40 की एवरेज एज वाले, तो टोटल कितना हुआ 280। एक है एवरेज 35 की एज वाला, तो टोटल 35 साल, तो टोटल क्या है 315 साल। 8 लोगों का टोटल 315 साल, तो एवरेज क्या होगा 315/8। तो 8 × 24 बच जाएगा 7 75, 8 × 72 बच जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 39 से ही 3/8 ईयर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाय 2 कंपनी J एंड K इन 5 ईयर। J और K कंपनी के द्वारा 5 सालों के अंदर हम लोगों को यहाँ पर टैक्सी का उत्पादन दिखाया गया। हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी J एंड K इन ऑल ईयर इज 35। चलो टोटल करते 5 9 7 16 16 20 24 29 295। 5 5 10 कैरी आ गई 1 6 12 और 9 21 29 और 35। इनका डिफरेंस क्या हुआ 55। वो कह रहा है कि 35 है, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत हुआ। फिर हमें कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाय J इन ईयर P एंड Q 160 टुगेदर is 92.11% of the production of taxi K by in year R and S। K ने R और S में कितनी प्रोडक्शन करी 80 और 90 170। 160 170 का कितना परसेंट है निकाल लेते हैं। 0 से 0 क्या 1600/17%। 17 से गया 17 × 153 बच जाएगा 7 70। 17 चौक 68 बच जाएगा 2.20। 94.1% है, तो 92.11% भी नहीं है, ये भी गलत है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 58 नंबर।
58 भी DI का क्वेश्चन है। द फ्लोइंग बार चार्ट शोज द क्वांटिटी इन मिलियन kg of grains export by India from 2018 to 2022. By how much % is the minimum export less than the average export in the given period? हमें इनका जो मिनिमम एक्सपोर्ट है वो औसत निर्यात का से कितने % कम है ये बताना है। ये हमें अलग अलग दे रखे। चलिए टोटल करते हैं। 47, 59, 99, 20, 85 इन सब का टोटल करें। 18 और 7 25, 5 30, 7 5 12, 12 और 20 और 29 और 31, 310 एवरेज निकाले, 5 का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा 62। तो 62 इनका एवरेज आ जाएगा। मिनिमम कितना है 20,000। तो कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 42,000 कम है। किससे 62,000 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से गया 21 बार, ये गया 31 बार। 2100 बटा 31%, 31 से गया 6 बार, 186 बच जाएगा 24 240, फिर चला जाएगा 7 बार, 67 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 67.74% ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59। रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 20 and 4 centimeter. Length of direct common tangent is 30 centimeter. What is the distance between their centers? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसकी लेंथ क्या होती है, जैसे अगर ये ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ तो इसकी लेंथ क्या होगी डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 30, डी नहीं पता, दोनों की रेडियस का अंतर 20 माइनस 4 16 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं रूट हटा दूं स्क्वायर कर दूं तो 900 बराबर डी स्क्वायर माइनस में 256, तो डी स्क्वायर बराबर 1156। तो 1156 किसका स्क्वायर है 34 का। तो क्या जाएगी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। P कैन डू 1/4 पीस ऑफ सम वर्क इन 18 डेज। P किसी काम का 1/4 भाग 18 दिन में कर सकता है। C कंप्लीट 37.5%, मतलब 3/8 ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट द वर्क Q कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना होगा 5/8। Q जो है 5/8 पार्ट कितने टाइम में कर लेता है 40 डेज में। तो हमें बताना है कि दोनों साथ मिलकर 17/48 पार्ट कितने टाइम में कर लेंगे। तो P पूरा काम करेगा 72 डेज में, Q पूरा काम करेगा 64 डेज में। तो टोटल वर्क क्या आएगा यहां से 72 और 68। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 8 से काट दूं तो 9:8, तो एफिशिएंसी का रेशियो 8:9। तो टोटल वर्क क्या होगा 72 × 8, ये टोटल वर्क आ गया। अब मुझे दोनों से पूरा काम नहीं करवाना, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 17, दोनों से 17/48 भाग करवाना है। काम में 72 × 8, इसका 17/48 भाग, 8 से गया 6 बार, 6 से गया 12 बार। तो टोटल वर्क कितना करवाना है 12 × 17। किस एफिशिएंसी से कराना है 17 से, तो कितना टाइम आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 12 × 17 बट्टा में 17, 17 से 17 गया तो क्या जाएगा 12 दिन। तो इस काम को कितने दिन में कर लेगा 12 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। Muno sold an article on mark price for ₹13,000. How he offered a discount of 10% on the mark price. We would have earned a profit of 30%. What is the cost price? MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट।
तो एमआरपी कितना 13,000 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ 30% का 130, डिस्काउंट दिया 10% का मतलब 90। 130 से क्या 100 बार, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 90 इंटू 100 9,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, ए ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ। क्यूबॉइड की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई की डबल मतलब 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द लेंथ, हाइट लेंथ की हाफ है मतलब 4 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल बी 16 इंटू 8 128, बी एच 16 इंटू 4 64, एच एल 8 इंटू 4 32। तो क्या आ जाएगा 2 गुना यहाँ से 160 और 64 224, तो क्या आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63 नंबर। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, जिसमें हमें कह रहे हैं एस और टी पॉइंट है पी क्यू और पी आर पर। यहां मान लिया एस पॉइंट है, यहां टी पॉइंट है, और किस तरह से है कि पी एस इंटू पी आर बराबर पी क्यू इंटू पी टी। तो यहां से अगर मैं लिखूं पी एस अपॉन पी क्यू बराबर पी टी अपॉन पी आर, पी टी अपॉन पी आर। ऐसा कब होगा जब ये लाइन इसके क्या होगी समांतर होगी, है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब हमें एंगल क्यू दे रखा है 96 डिग्री, और पी एस टी ये वाला एंगल, एंगल पी एस टी बराबर पी क्यू पी आर क्यू प्लस 34 डिग्री, और हमें क्यू पी आर चाहिए ये वाला एंगल। अब ये 96 है तो ये भी 96 होगा, बराबर पी आर क्यू प्लस 34 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू बराबर 62 डिग्री, ये 62 डिग्री। तो एंगल पी हमें चाहिए, एंगल पी हमें चाहिए, तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना हुआ 158 डिग्री। तो एंगल पी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। The distance between P and Q is 720 km. A train leave at 6 a.m. and run at the speed of 20 meter per second. Train stops on the way for 1 hour 30 minutes. At what time train will reach at Q? दूरी है 720 किलोमीटर, स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलें तो क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो 720 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में कितना टाइम लेगा 10 घंटे। तो यहां टाइम लगा 10 घंटे। अब टाइम लगा 10 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट हम रुक गए। ट्रेन चली थी पी से सुबह 6 बजे, तो 10 घंटे तो आ गया ट्रेवल टाइम। 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट आ गया रेस्ट टाइम। तो टोटल टाइम लगा 11 घंटे 30 मिनट। सुबह 6 बजे में अगर अपन 11 घंटे 30 मिनट जोड़े तो क्या आएगा 17:30, या शाम को 5:30 मिनट। तो ये ट्रेन पॉइंट क्यू पर कब पहुंच जाएगी शाम को 5:30 मिनट पर। यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65।
On decreasing the price of a fan by 30%, its sale increase by 40%. What will be the percentage decrease in the revenue? जो प्राइस है वो कम हो गया 30%, सेल जो है वो बढ़ गई 40%, तो हमें इसके इनकम में बताना है कि कितने परसेंट की कमी हुई। तो नेट इफेक्ट लगा देते, -30 + 40 प्लस -30 इंटू 40/100, तो क्या आ जाएगा 10 - 12, तो क्या आ जाएगा -2। तो नेट जो इनकम है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी? 2%। तो नेट इनकम में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 2% की ऑप्शन भी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। ट्रायंगल PQR PNQR पर माध्यिका है। एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास PQR, हमें कह रहा है PN जो है वो QR पर माध्यिका, इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। PN बराबर QN, PN जो है QN के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। तो हमें एंगल ये P वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा। तो बड़े ट्रायंगल के अंदर 2α + 2β बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल P कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। 2 अल्फा है 2 बीटा है, इनका सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। सेक बीटा प्लस टेन बीटा 2 है, तो हमें कोट बीटा का मान चाहिए। सेक बीटा प्लस टेन बीटा 2 है, तो क्या सेक बीटा माइनस टेन बीटा 1/2 होगा। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को घटा दूं तो सेक बीटा से सेक बीटा गया, टेन बीटा प्लस टेन बीटा 2 टेन बीटा बराबर 2 में से 1/2 गया, तो 1 से 1/2 या 3/2, तो टेन बीटा बराबर 3/4। तो कोट बीटा टेन बीटा का इन्वर्स होगा, तो कोट बीटा क्या हो जाएगा? 4/3। कोट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम इज 30 ईयर। द एवरेज एज ऑफ प्रीतम एंड गीतम is 20 year. The average age of Rustam and Geetam is 26 year. What will be the age of youngest of 3 after 5 year? रुस्तम और प्रीतम का एवरेज 30 साल है, तो रुस्तम प्लस प्रीतम बाय 2 बराबर 30 ईयर। द एवरेज एज ऑफ प्रीतम और गीतम वो 20 साल है, और रुस्तम और गीतम की एवरेज एज 26 साल है। तो इन सबको अगर मैं जोड़ लूं तो प्रीतम, रुस्तम और गीतम तीनों की टोटल एज मेरे पास कितनी आ जाएगी? 76 ईयर। तीनों की टोटल एज आई 76 ईयर। अब हम लोगों को यहां पर पता है इन दोनों का, रुस्तम और प्रीतम का एवरेज 30, तो टोटल 60 साल। इसका मतलब गीतम कितने साल का? 16 साल का। इन दोनों का एवरेज 20 साल, मतलब टोटल 40 साल। तो रुस्तम कितने साल का? 76 में से 40 गए 36 साल का। इन दोनों का 26, तो टोटल 52। 72 में से 52 अगर मैं घटा दूं तो ये कितने साल का? 24 साल का। तीनों में से यंग कौन है? गीतम। गीतम कितने साल का? 16 साल का। 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का। तो गीतम 5 साल बाद कितने का होगा? 21 साल का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69। a बराबर 12, b बराबर -7, c बराबर -5, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए। जब भी 3 नंबर्स का क्यूब निकालना होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3abc।
तो क्या आ जाएगा 3 गुना 12 गुना -7 गुना -5, 12 × 36, 7 × 5 35, तो 36 गुना 35, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 35 1260, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 5 6 30 0 3 15 और 18 18 18 36 6 1260, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 27x³ माइनस में 343y³ अपोन में 3x - 7y इसके बराबर दे रखे हैं, तो हमें वैल्यू बतानी। तो देखो मैं क्या इसको 3x का क्यूब माइनस में 7y का क्यूब, a³ माइनस b³ क्या होगा, a³ माइनस b³ अपॉन में a माइनस b, ये हमें दे रखे। तो ये क्या होगा a² प्लस b² प्लस क्या आ जाएगा ab, ये हमारे पास होगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस by² प्लस 7cxy से, तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 49 और c की वैल्यू 3। हमें क्या फाइंड करना है 4a माइनस में b प्लस 5c, तो 9 चौक 36 माइनस में 49 प्लस 5 दिए 15, 36 और 15 51 माइनस में 49, तो क्या आ गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन सी सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 a sin² थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा देन फाइंड द रेंज ऑफ ए। अब ये दोनों पावर इवन है और एक पावर स्क्वेयर्ड से ज्यादा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा 1 होती है। sin² थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा 1 होगी। मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा रख देंगे 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4, तो क्या आ जाएगा 3/4, तो 3/4 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो आपके पास खूब सारे ऑप्शन है। sin² थीटा को लिखा 1 माइनस कोस² थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब मैंने लिखा इसको 1 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस में कोस² थीटा, तो 1 प्लस कोस² थीटा कॉमन ले लूं अगर मैं, तो कोस² थीटा माइनस में 1, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस sin² थीटा कोस² थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस sin² 2 थीटा बाय 4। अब sin² 2 थीटा की रेंज जो है sin² 2, अब मेरे पास फंक्शन आ गया, मेरे पास फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस sin² 2 थीटा बाय 4। अब sin² 2 थीटा की रेंज जो है वो क्या है 0 से 1, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 1 रख दो, 1 माइनस 1/4 3/4, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा 3/4 से 1, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 200 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये 200 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट है, उससे हमने देखा किसी टावर के शीर्ष के और टावर के बॉटम के अवनमन जो कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये हाइट 200 मीटर है, तो हमें स्तंभ की हाइट बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते।
ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, 60 के सामने की बड़ी भुजा तो छोटी भुजा क्या होगी 200/√3। अब ये 200/√3, ये 30 डिग्री तो ये पूरा कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा 200/√3 तो छोटी भुजा 200/3। तो ये पूरी 200 मीटर है जिसमें से ये 200/3 है, तो ये क्या आएगी 200 - 200/3। एलसीएम आ जाएगा 3, 600 - 200 तो क्या आएगा 400/3, और 400/3 मतलब 133 1/3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 72 का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। कोस थीटा -1/2 और थीटा एक्स की जो रेंज है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा कोस नेगेटिव होता है। तो x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव साइन को छोड़ दूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 डिग्री पर क्या होता है 1/2। अब मुझे फाइंड क्या करना है 2 tan² x माइनस में 3 cos x²। तो 2 tan² 60 डिग्री माइनस में 3 cos x² 60 डिग्री। क्वाड्रेंट हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो 2 × √3 का स्क्वायर माइनस में 3 cos² 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। अब ये नेगेटिव रहेगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 2 × 3 माइनस में 3 × 4/3, तो 6 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। L is the in center of triangle ONP। एक ट्रायंगल है ONP, इसके अंदर हमें कह रहा है इसका अंत्य केंद्र क्या है L है। हमें एंगल दे रखा है OLP ये वाला कोण प्लस ONP ये वाला कोण, इनका सम कितना है 195 डिग्री। OLP प्लस ONP बराबर 195 डिग्री। तो हमें OLP ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। चलिए इन सेंटर पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बने कोण का आधा। तो 90 डिग्री तो उधर जाते माइनस का, 3/2 ऑफ एंगल ONP बराबर 105 डिग्री। तो 3 से गया 35 बार, तो एंगल ONP बराबर 70 डिग्री। ये वाला कोण 70 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री प्लस 70 का आधा 35 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब यहां से अगर मैं ऑफ को सोल्व करूं तो मैं क्या लिखूं 5/18 गुना के अंदर 12/25 माइनस में इस ऑफ को सोल्व करूं तो क्या लिखूं 5/18 गुना में 18/25 बट्टा में इस ऑफ को सोल्व करूं तो क्या लिखूं 25/12 गुना में 2/5 प्लस इस ऑफ को सोल्व करूं 4 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, तो 9/50 गुना में 5/6, 6 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, तो क्या बना 2/15, 18 से 18 गया माइनस में 1/5 बटा में 5 से गया 5 बार, 2 से गया 36 बार, 5/36, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 5 से गया 10 बार, 3/20। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म में एलसीएम आ जाएगा 15, 2 - 3
बटा में 36 और 20, इसका अगर अपन एलसीएम देखें तो मेरे पास क्या जाएगा 18, 9 चौक 36 और 5 180, तो ये गया 5 बार 25 होती है 27, तो -1/15 बटा में 52/180, तो -1/15 गुना 52 इंटू 180, 15 से गया 12 बार, तो माइनस ये 4 से गया 3 बार, ये गया 13 बार, -3/13, तो -3/13 मतलब ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, थैंक यू।